आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? आज हम पढ़ेंगे लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। पहले हमने पिछले आंदोलन को भी देखा था कि अलग अलग समूह अलग अलग तरह से उन्हें ले रहे थे। उसी तरह इसमें भी वही चीज है, हर आदमी के लिए अलग मतलब था इसका। तो गांव जो थे उनमें संपन्न किसान, जो अमीर किसान थे, जिनमें आते थे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये जो थे आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। क्योंकि फसलों की खेती की वजह से, जब व्यावसायिक फसलों की खेती से व्यापार में मंदी आई और कीमतें गिरने लगी, तो बहुत परेशान हो गए थे उससे। उनकी जो आय थी, नगद आय, वो बहुत कम होने लगी। तो उनके लिए जब आय कम होगी तो लगान चुकाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब कमाई नहीं है तो टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो इसलिए जैसे ही नगद आय कम हुई, उनको लगान चुकाना मुश्किल होने लगा। सरकार लगान कम नहीं करना चाहती थी, सरकार जितना लगान था वही लेने को तैयार थी। तो इसकी वजह से चारों तरफ असंतोष फैल गया। संपन्न किसानों ने इस आंदोलन का बढ़ चढ़ के समर्थन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार जो अनिच्छुक सदस्य थे, जिनकी इच्छा नहीं थी इस आंदोलन में आने की, उन्हें भी बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनकी जो लड़ाई थी वो भारी लगान के खिलाफ थी, उनकी लड़ाई सिर्फ लगान के खिलाफ थी। लेकिन जब 1931 में पहली बार इस आंदोलन को बिना लगान घटे वापस ले लिया गया तो बहुत निराश हुए, जिसकी वजह से जब दोबारा आंदोलन 1932 में शुरू हुआ तो उनमें से कईयों ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। पहले तो ये संपन्न किसानों की बात थी। दूसरे किसान होते हैं गरीब किसान। ये तो संपन्न किसान थे, जो बड़े किसान थे। दूसरे संपन्न किसान जो थे वो लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें बहुत सारे किसान जो थे वो जमींदारों से पट्टे पे लेके खेती कर रहे थे, यानी किराए पे लेके खेती करते थे और बदले में उन्हें कुछ ना कुछ चुकाते थे, फसल के रूप में या नगद के रूप में। तो जो महामंदी फैली वो लंबी खिंची, जिसकी वजह से नकद आमदनी कम होने लगी। और जब नगद आमदनी कम होने लगी तो छोटे पट्टेदार जो थे उनके लिए जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। वो किराए पे खेती करते थे, क्योंकि तो वो चाहते थे कि जो उन्हें जमींदारों को भाड़ा चुकाना है उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व करते थे समाजवादी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस जो थी वो भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से बच रही थी, जिसकी वजह से गरीब किसान और कांग्रेस जो थे उनके बीच संबंध कभी निश्चित हुए ही नहीं। ये हुई गरीब किसानों की बात। अब तीसरे लोग आते हैं व्यवसायी। पहले हमने संपन्न किसान देखे, हमने गरीब अमीर किसान देख लिए, गरीब किसान देख लिए। अब हम देखेंगे व्यवसायी वर्ग कि उनका क्या हाल था। तो जो व्यवसायी वर्ग था उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें भारतीय व्यापारी और उद्योगपति जो थे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर हो चुके थे, उनकी ताकत बढ़ गई थी। उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और वो ताकतवर हो गए। जब वो ताकतवर हुए तो उन्होंने अपने कारोबार फैलाने के लिए ऐसी नीतियों का विरोध किया अंग्रेजी सरकार की, जिसकी वजह से उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पे रुकावट आती थी। वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात से उनकी सुरक्षा की जाए, यानी जो बाहर से वस्तुएं आती हैं उनका टैक्स लगाया जाए ताकि वो थोड़ा अपना माल बेच सकें। और वो रुपया और स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में, स्टर्लिंग वहां की मुद्रा थी, लंदन की मुद्रा स्टर्लिंग थी और इंडिया की रुपया थी, तो इसके विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात कम हो जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन व्यवसायियों ने 1920 में भारतीय औद्योगिक व्यावसायिक कांग्रेस, जिसे कहा जाता है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस,
जिसका नाम उसके बाद 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, जिसे फिक्की कहा जाता है, ये आज भी काम करता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, इसका गठन किया। इसमें जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिड़ला, ये जो बड़े उद्योगपति थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले जो ये आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, पैसे की जो मदद चाहिए थी वो दी, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से मना कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी जो थे वो ऐसा युग देख रहे थे जहां कारोबार पे औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और वो आसानी से फल फूल सकेंगे, अपने व्यापार और उद्योग को फैला सकेंगे आसानी से। गोलमेज सम्मेलन जब विफल हो गया तो उसके बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। उन्हें लगता था कि अगर कहीं अशांति फैली और लंबी हो गई, और दूसरी वजह कांग्रेस के जो युवा सदस्य हैं उनमें समाजवाद का प्रभाव बढ़ने से वो डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो श्रमिक थे, अब उद्योगों में व्यवसायी की बात हो गई, जो उद्योग चलाते थे, और उसमें काम करने वाले लोगों की बात है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने नागपुर में हिस्सा लिया, ज्यादा उसके अलावा कहीं नहीं। जैसे जैसे बड़े उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसी चीजों पे शुरू किया और उन्हें उन विचारों को अपने कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों से, काम की जो खराब स्थितियां थी, उनसे जोड़ दिया अपने इस हालत को। 1930 में रेलवे कामगारों की, जो रेलवे में काम करते थे, उनकी, और 1932 में गोदी कामगारों की, जो जहाज जहां बनते हैं वहां पे जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है गोदी, तो गोदी कामगार जो थे उनकी हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खदानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनी और रैली और बहिष्कार आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को शामिल करने से हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को यह लगता था कि इससे जो उद्योगपति हैं वो आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद के विरोध में जो ताकतें हैं वो उनमें फूट पड़ जाएगी। इसके अलावा अगला वर्ग आता है महिलाओं का। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें गांधी जी की बात सुनने घर से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी और ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार जो थे उनकी महिलाएं। गांधी जी के आह्वान के बाद, जब गांधी जी ने उनसे आह्वान किया, तो औरतों को राष्ट्र की सेवा अपना दायित्व दिखने लगा। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस तरह बदलाव आने का मतलब औरतों की स्थिति में यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है। गांधी जी का मुख्य मानना यही था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही महिलाओं का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस में किसी भी महत्वपूर्ण पद पे औरतों को जगह नहीं दी गई थी। सिर्फ उनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना ही उन्हें दिखाई देता था। ये तो बात हुई आंदोलन से जुड़े लोगों की। अब यहाँ पे कुछ ये तिथियां दी गई हैं, महत्वपूर्ण तिथियां, इन्हें एक बार पढ़ लेना। कब कब क्या कौन कौन सी घटना हुई। 1918, 19, फिर अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ये इस लेसन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं, जितनी भी इस लेसन में आई हैं वो सब यहाँ दी हुई हैं, ये जिन्हें तुम्हें एक बार पढ़ लेना है। अब चलते हैं हम आगे, आते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं पे। ये तो थी उसकी चीजें के कैसे लोगों ने भाग लिया और क्या क्या उनके मुद्दे जुड़े हुए थे। अब हम आते हैं उनकी सीमाओं पे, कि उसके लिमिटेशन क्या थी, किस वजह से वो आंदोलन फेल हुआ। तो सभी लोग जो थे वो स्वराज की धारणा से प्रेरित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह था अछूत लोगों का। वो 1930 के बाद उन्होंने खुद को दलित या उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं की से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा, यानी ईश्वर की संतान। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं में प्रवेश के लिए अधिकार दिलाने का सत्याग्रह चलाया।
मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से कहा कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता का जो पाप है उसे छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग हल ढूंढना चाहते थे। वो खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की। ये दो मुख्य बातें थी, एक तो शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए और दूसरा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात, ताकि वो वहां से विधायी परिषदों से केवल दलित व्यक्ति को ही चुनकर भेज सकें। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता जो है, जो उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार है, वो केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन बहुत मजबूत थे। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने 1930 में दलितों की एक एसोसिएशन बनाई, दलित वर्ग एसोसिएशन। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का और भीमराव अंबेडकर का काफी वाद विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पे बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई तो समाज में जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिससे समाज एक बनाया जाए, उसमें धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और 1932 में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। इसमें जो दलित वर्ग थे, जिसे बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में जो संसद की तरह सीटें थी, उनमें आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि मतदान जो होता था उनका, वो निर्वाचन क्षेत्रों से जनरल से ही होता था, सिंपल से ही, जैसे सबका होता था। फिर भी दलित आंदोलन जो था वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता था, उन्हें डाउट था उस आंदोलन पे। इसके अलावा भारत के जो कुछ मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा में खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, उसके शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था। 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिख रही थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के संबंध खराब हुए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, मतलब एकदम उकसावे वाले। इसकी वजह से कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों का फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से, दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी, दूसरी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग थी, दोनों ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ये लगा भी कि एकता आ जाएगी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा मतभेद जो था वो विधानसभा के प्रतिनिधित्व के सवाल पे था। इनका भी मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका ये कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमान अलग निर्वाचन के लिए मांग नहीं करेंगे। इसके लिए 1928 में आयोजित हुआ एक सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर, ये नाम था एक व्यक्ति का, जिसने इस समझौते की खुलेआम निंदा कर दी, जिससे इस मुद्दे का जो समाधान की संभावनाएं दिख रही थी वो सब खत्म हो गई। जो लग रहा था कि शायद ये चीज खत्म हो जाए, वो इसमें एकदम खत्म हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमान जो थे वो किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंतित थे, मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। उन्हें ये डर था कि हिंदू बहुसंख्या यानी हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से अल्पसंख्यक अपनी पहचान खो बैठेंगे। ये तो थी बात आंदोलन के अलग अलग लोगों की और इसकी सीमाओं की। सीमाओं में इसमें विभिन्न वर्ग थे जिनके अपनी अपनी इच्छाएं थी, उनकी वजह से आंदोलन असफल हुआ। अब आते हैं अगली चीज पे, सामूहिक अपनेपन के भाव पे। जी चैप्टर खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी एक हिस्सा बाकी है इसका नीचे, इसके बाद खत्म होगा। यहाँ पे तुम्हें एक तस्वीर दिख रही होगी, है बाल गंगाधर तिलक की। तो अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद किस तरह ये बनता है, लोगों में कैसे फैलाया जाता है इसे।
राष्ट्रवाद जो है वो तब पनपता है जब लोग ये महसूस करें कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के दिमाग में आता कैसे है, कैसे पता चलता है कि राष्ट्र है क्या वास्तव में, क्योंकि ये कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। तो सामूहिक अपनेपन की भावना जो थी वो संयुक्त संघर्षों की वजह से हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक चीजें भी थी जिनकी वजह से राष्ट्रवाद की कल्पना लोगों के दिमाग पे छाई। इसमें था साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा अंकित की जाती है किसी तस्वीर के रूप में, जिस बारे में तुमने सुना होगा सबसे ज्यादा भारत माता के बारे में, जिससे लोगों को एक ऐसी चीज मिल जाए जिसके जरिए वो राष्ट्र को पहचान सकें। तो 20वीं सदी में राष्ट्र के विकास के साथ भारत की पहचान होने लगी भारत माता की छवि के रूप में। यह तस्वीर जो बनाई गई भारत माता की, वो सबसे पहले बनाई गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये तुम्हें इधर दिख रही होगी, ये रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के जुड़े हुए व्यक्ति थे। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक गीत लिखा, वंदे मातरम, जिसको आज भी गाया जाता है। डाउट अभी मैं सबके दूर करता हूँ, थोड़ा सा लेसन रह गया, उसे खत्म कर दें। हर्षित? यस सर। ठीक है, पहले हम इसे निपटा देते हैं, थोड़ा सा बाकी है, फिर क्लास बीच में अटक जाती है। तो जो था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, इसे बाद में उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, जिसमें इन्होंने शामिल कर लिया। ये गीत जो था वो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत गाया गया। दूसरी प्रेरणा जो मिलती है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। वो शांत, गंभीर और दैवीय आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। ये बनी हुई तस्वीर है, ये भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई तस्वीर, 4 हाथ। आगे चलकर जब इस तस्वीर को बड़े पैमाने पे उकेरा जाने लगा और अलग अलग कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि जो थी वो अलग अलग रूप धारण करने लगी। इस छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार जो था वो भारतीय लोक कथाओं से भी मजबूत हुआ। राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। जो लोग घूम घूम के कथाएं सुनाते थे, उन कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया लोगों ने। उनका मानना ये था कि ये जो कहानियां हैं वो हमारी उस परंपरा को बताती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट हो चुकी है और दूषित हो चुकी है। इसलिए राष्ट्र को प्राचीन काल में जानना जरूरी है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथक, जिन्हें मिथ कहते हैं, माइथोलॉजी, उन्हें इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन शुरू किया। मद्रास में एक व्यक्ति था नटेशा शास्त्री, उसने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से, जो तमिल भाषा की लोक कथाएं थी, उनका संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, इसे राष्ट्रीय साहित्य माना जाता था। ये लोगों के असली विचार और विशेषताओं की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता और ज्यादा पहचान ढूंढने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के लिए एक तिरंगा झंडा, उस टाइम अलग तिरंगा झंडा था जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था, वो तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को दिखाने के लिए 8 प्रांत थे ब्रिटेन के, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए फोटो है नहीं, उस झंडे का फोटो नहीं है। उसमें एक आधा चांद भी बनाया गया था हिंदू मुसलमानों को दिखाने के लिए। 1921 तक गांधी जी ने भी एक झंडा बना लिया और वो तिरंगा था जिसमें सफेद, हरा और लाल था। ये तिरंगा सफेद, हरा और लाल था जो अभी हम देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा उसका। इसके मध्य गांधी, इसके बीच में आज की तरह चक्र नहीं था, ये फर्क था बस, उस पर चरखा था गांधी जी का। जुलूस में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा को दिखाता था। इतिहास की व्याख्या करने के लिए एक और साधन था जिसमें ये भाव किया गया कि भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को पिछड़ा और आदिम लोग मानते थे, पुरानी जाति का, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में लोगों ने अपने अतीत की महान उपलब्धियों को खोजना शुरू कर दिया।
उन्होंने उस इतिहास के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इससे अतीत की महान उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए मौका दिया और लोगों को ये संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाने लगा। लोगों को एकजुट करने की इस कोशिश की भी थोड़ी समस्याएं थी। एक तो जिस भी अतीत की बात की जाती थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए जुड़ा हुआ होता था। जिन प्रतीकों या छवियों का सहारा लिया जाता था वो हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस कर रहे थे। बस यही है तुम्हारे इस लेसन में। आगे तो सिर्फ निष्कर्ष के तौर पे वही दिया है पूरा लेसन। तो अब तुम्हारे जो डाउट हैं